आइए बच्चों, आज हम पौधे के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो हम मेंढक को आधार मानकर किसी भी जीव का अध्ययन करते हैं। मेंढक के अंगों को पढ़ते हैं, उसी के समान मानव का अंग भी होते हैं। और इसी में जब हम पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे, पुष्पधारी पौधों के बारे में, वनस्पति विज्ञान में सरसों के पौधे को चयन किया है, क्योंकि सरसों के पौधे में सारे अंग होते हैं और वो आसानी से मिल भी जाता है। सभी जगह खेतों में सरसों उगी होती है और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। पौधों का शरीर संगठित शरीर कहलाता है और इसके प्रत्येक भाग को अंग कहते हैं। इसमें दो प्रकार के अंग होते हैं पौधों में, वर्धी अंग और प्रजनन अंग। वर्धी अंग क्या होंगे? पौधे के वे अंग जो पोषक तथा वृद्धि का कार्य करते हैं, मतलब पोषक तत्व जो देते हैं इसको पौधे को और उसको वृद्धि करते हैं तथा पौधे को जीवित रखते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, है ना। और दूसरा है प्रजनन अंग। पौधों के फूल तथा फल ये प्रजनन अंग है जो इनकी जाति को बनाए रखते हैं और उत्पत्ति का कार्य करते हैं, इसी कारण इसे प्रजनन अंग कहते हैं। अब हम वर्धी अंग को पढ़ेंगे। तो वर्धी अंग में सबसे पहले है जड़, मूल या रूट भी कहते हैं इसे। पौधे का वह भाग जो पृथ्वी की ओर प्रकाश तथा वायु से परे अंधकार की ओर होता है, जो पृथ्वी के अंदर होता है, उसे मूल कहते हैं। मूल का मुख्य कार्य क्या है? पौधे को मजबूती प्रदान करना, खनिज लवण आदि जमीन से खींचकर ऊपर पौधों को पहुंचाना। जड़ कभी कभी कमज़ोर पौधों का अवरोहण तथा सीधा रखने का कार्य भी जड़ से होता है। तने के ठीक नीचे जड़ का भाग प्राथमिक मूल कहलाता है और प्राथमिक मूल से निकलने वाली जो शाखाएं होती है उसे पार्श्व मूल कहते हैं। मतलब मुख्य जड़ प्राथमिक मूल जड़ हो गई और बाकी जो शाखाएं हैं वो मूल जड़ और द्वितीय मूल और तृतीय मूल कहलाती हैं। ये सभी मूसला मूल तंत्र कहलाता है। जो ये जड़ होती है सीधी सीधी और उसके आसपास छोटी छोटी जड़ होती है, यह मूसला जड़ कहलाती है। मूल तंत्र के प्रमुख कार्य स्थिरीकरण और अवशोषण है। तो जड़ का क्या हुआ प्रमुख कार्य? स्थिरीकरण और अवशोषण, मतलब स्थिर रखना, पौधों को एक जगह बंधा रखना और उसका नीचे से खनिज लवणों का अवशोषण करना। और उसके बाद है स्तंभ। स्तंभ मतलब तना या स्टेम। स्तंभ पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर होता है और मूल से परे प्रांकुर से निकलकर बढ़ता है। जैसे मूल नीचे जाती है जड़ और तना ऊपर जाता है। इसमें शाखाएं, प्रशाखाएं होती है। जो तने के अंदर बहुत सारी शाखाएं होती हैं उसे शाखाएं और प्रशाखाएं कहते हैं। इस पर पत्ती, फूल, फल सभी लगते हैं। तने के जिस भाग में पत्तियां निकलती है उसे पर्वसंधि कहते हैं। जहाँ जोड़ होता है ना, जोड़, तने पर जोड़ बने होते हैं, उसे पर्वसंधि कहते हैं। और दो पर्वों के बीच संधि होती है उसे पर्व कहते हैं। ये पूछ सकते हैं पर्व और पर्वसंधि किसे कहते हैं। तने के जिस भाग से पत्तियां निकलती है वह पर्वसंधि कहलाता है और दो पर्वसंधि के बीच में जो जगह होती है वो पर्व कहलाती है। पत्ती के आधार पर पर्णकक्ष होता है। जो पत्ती होती है, एक डंडी पे जो पत्ती लगी होती है उसके पास में नीचे छोटी सी जगह होती है और वहाँ पे भी छोटी सी पत्ती जैसा निकला होता है, वह पर्णकक्ष कहलाता है। और ये चित्र जो सरसों के फूल का है इसमें ये सब लिखा हुआ है। पर्णकक्ष क्या है, पर्णसंधि क्या है, शाखा क्या है, सारा इसमें नाम दिए हुए हैं सब, है ना। जड़ों के नाम भी दिए हैं। और शोषित भोजन को पत्तियों तक पहुंचाना तथा जो जड़ से भोजन आता है वो तने में आता है और फिर तना पत्ती फूल तक पहुंचाता है। और उसके बाद है पत्तियाँ। पत्तियों को लीव्स भी कहेंगे। पत्तियाँ पौधे का प्रमुख भाग है। प्रत्येक मुख्य 3 भाग पर्णाधार, पर्णवृंत और पत्रदल होते हैं इसमें। पर्णाधार मतलब जहाँ से पत्ती शुरू हुई वो पर्णाधार, फिर वो जो डंडी होती है वो पर्णवृंत और जो पत्ती होती है उसे पत्रदल कहते हैं। पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश से हरित लवक, जो पर्णहरिम होता है उसे हरित लवक भी कहते हैं ना, और उससे और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से भोजन बनाती। ये हमने वर्धी अंगों के बारे में पढ़ लिया। वर्धी अंग पत्ती, जड़, तना। अब हम पढ़ेंगे प्रजनन अंग। इसमें आएगा पुष्प। यह पौधे का प्रमुख अंग है जो आगे चलकर फल या बीज बनाता है। इसके 4 चक्र होते हैं। सबसे पहला बीज, यह नए पौधे को जन्म देता है। इस प्रकार पौधों का वंश चलता है।
है ना। और सरसों का पौधा जो होता है वो 1 वर्षीय होता है और यह खेतों में उगाया जाता है। और साधारण संरचना वाले सर्वत्र प्राप्त होने वाले पुष्पधारी पौधों में सरसों का अध्ययन किया जाता है। इसके 2 भाग हैं, मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र, इसमें जड़ आती है और उसकी शाखाएं आती है, और प्ररोह तंत्र में तना और उसकी शाखाएं आती है। मूल तंत्र, इसके अंदर होगा मूलांकुर से विकसित होकर नीचे की ओर बढ़ने वाला भाग जो मुख्य तने से ठीक नीचे होता है, और इसे प्राथमिक मूल कहते हैं। यह ऊपर की ओर मोटी और नीचे जाते जाते पतली होती जाती है। प्राथमिक मूल के कुछ शाखाएं इधर उधर पार्श्व मूल कहलाती है। जो छोटे छोटे रोए निकले होते हैं जड़ में से, वो पार्श्व मूल कहलाते हैं, और उनमें से भी जो निकलते हैं वो द्वितीय मूल और तृतीय मूल कहलाते हैं। इन सभी मूलों को मिलाकर मूसला मूल तंत्र बनता है, मूसला जड़ बनती है ना, जो सीधी बहुत गहराई तक जाती है। और प्रत्येक मूल के अग्रभाग में स्थित भाग में वृद्धि भाग होता है। यह जड़ का सक्रिय भाग होता है। इसके द्वारा जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। वृद्धि प्रदेश की रक्षा के लिए मूल के अग्रभाग में एक टोपी के समान रचना होती है जो मूल के अग्र मुलायम भाग की रक्षा करती है। इसे मूल छद कहते हैं या रूट केप, मतलब जड़ की टोपी। इसका आकार बहुत छोटा होता है। यह जड़ को भूमि तक बढ़ाने में सहायता करती है। और मूल छेद के नीचे की ओर पतले पतले धागे होते हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं, जो कि जमीन से खनिज लवण और पानी का शोषण करते हैं, है ना। और मूल तंत्र 2 प्रकार के कार्य करते हैं, स्थिरीकरण, अवशोषण। स्थिरीकरण मतलब एक जगह स्थिर रखना पौधे को, और अवशोषण मतलब मूल रोमों द्वारा पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करना जमीन से। दूसरा है प्ररोह तंत्र। ये हमने मूल तंत्र पढ़ लिया। अब है प्ररोह तंत्र। यह पौधे का वह भाग है जो हवा में पाया जाता है तथा हरे रंग का होता है। इस पर शाखाएं, पत्ती और फल लगे होते हैं, है ना। और यह पौधे का वायवी भाग होता है। हवा में होता है ना, वायु में, इसलिए वायवी भाग कहते हैं, तना, फूल, फल इनको। और जो इसके बीच में प्रांकुर विकसित होते हैं, यह बेलनाकार, हरा, कोमल, और पत्तियां एकांतर क्रम में लगी होती है। एकांतर क्रम किससे कहते हैं? एक लगी है, फिर उससे थोड़ी ऊपर दूसरी लगी, फिर उससे थोड़ी, मतलब एक ही जगह लगी हुई नहीं होती पत्ती। एक इधर सीधे हाथ की तरफ है तो एक उल्टे हाथ की तरफ, फिर सीधे हाथ, फिर उल्टे हाथ, ऐसे एकांतर क्रम में लगी होती है। इसे पर्व संधि से पत्तियां निकलती है और दोनों पर्व संधियों के बीच में पर्व होता है, और पत्तियों को कक्ष की शाखाएं और कलिकाएं भी निकलती है। जो पत्ती का जो मूल होता है, जहाँ से पत्तियां निकलती है, वहाँ से ही फूल के लिए कली निकलती है। इन्हें कक्षस्थ या कलिका कहते हैं। तना ठोस और चिकना होता है। और तने के क्या क्या कार्य हैं? तना शाखाओं, पत्तियों तथा फलों का भार वहन करता है, और हरे रंग की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य भी करता है। तना जिसका हरे रंग का होता है तो वहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर मूलों तथा शोषित खाद्य पदार्थों को पत्तियों तक तथा पत्तियों में जो भोजन बन जाता है उसको जड़ों तक लाने का कार्य करता है। और उसके बाद है पत्ती। पत्ती तने पर, शाखा पर चपटी, चौड़ी, हरी पार्श्व में लगी होती है। पत्ती तने का एकांतर क्रम में लगी होती है। और पत्ती में क्या क्या होते हैं? पर्णवृंत, ये पत्ती की बेलनाकार लंबे भाग या हवा में उठी हुई होती है, इसे व्रंत कहते हैं, मतलब जो डंडी होती है ना उसका बोल रहे हैं ये। ऐसी पत्ती सव्रंत पत्ती कहलाती है। व्रंत के अभाव में पत्ती अव्रंत कहलाती है। कोई कोई पत्ती सीधे बिना डंडी के तने से चिपकी होती है, वह अव्रंत कहलाती है। और पर्णाधार, यह वह स्थान जहाँ पर पत्ती तने से जुड़ी होती है, चौड़ा तथा चपटा होता है, पर्णाधार कहलाता है। जो कुछ फूला हुआ था, जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है वहाँ से थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, वो पर्णाधार कहलाता है। तीसरा है पत्रदल। यह पत्ती का मुख होता है जो चौड़ा और चपटा तथा वीणाकार होता है, मतलब अलग अलग आकार की पत्तियाँ होती है सब। इसके मध्य में एक मोटी मध्य शिरा होती है। पत्तियों के ऊपर जो लाइन होती है, उसमें जो बीच की लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? मिड रिब या मध्य शिरा। इससे शिराएँ निकलकर एक जाल बनाती है। फिर इससे जो शिराएँ निकलती है और छोटी छोटी आसपास पत्तियों में बनी होती है उसे जिसे शिरा विन्यास कहते हैं। बीच वाली शिरा और आसपास शिरा विन्यास। सरसों में जालीवत एक शिरा विन्यास होता है। इसमें भी पत्तियां बहुत सारे शिरा विन्यास की अलग अलग प्रकार की होती है। उसके बाद है पत्रदल के किनारे की सीमा कहते हैं। जो किनार होता है वो सीमा होती है। ये भी किनारे भी अलग अलग तरह के होते हैं सभी पत्तियों। पत्ती के कार्य,
सबसे पहला कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य है प्रकाश संश्लेषण। इसमें पत्तियां द्वारा हरे रंग की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये याद रखना। श्वसन में तो हमारी ही तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। ये गलतफहमी होती है बच्चों को कि पौधे का जो श्वसन होता है उसमें भी वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है। श्वसन हमारी तरह होता है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। लेकिन प्रकाश संश्लेषण चूँकि दिन में होता है धूप में, तब दिन में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कभी भी वृक्ष के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, सिर्फ पीपल को छोड़ के। इसीलिए पीपल की पूजा की जाती है क्योंकि वह रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है ना। और तुलसी भी एक बहुत बड़ा औषधीय पौधा है जो पूरे टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है। उसके बाद है उत्स्वेदन, ये प्रकाश संश्लेषण हो गया। फिर श्वसन, इसमें पत्तियां ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर है उत्स्वेदन, पत्तियां आवश्यकता से अधिक शोषित जड़ों द्वारा पानी को भाप बनाकर नीचे की तरह सतह से पर्णरंध्रों द्वारा उड़ा देती है। पत्ती के ऊपर बारीक बारीक से छेद होते हैं, माइक्रोस्कोप में देखना जब आप स्कूल खुलेंगे तब। तो उसमें से जब पत्ती का ये वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब उसमें से भाप निकलती, पानी निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा। और यह एक प्रयोग द्वारा भी हम देख सकते हैं कि कोई भी पौधा हो उसको अगर आप कांच के बर्तन से ढक दो तो आपको वहाँ पे पानी की बूंदें दिखाई देगी। और इस तरह के प्रयोग भी आते हैं। फिर पुष्पक्रम, सरसों में कलिकाओं के बढ़ने के पुष्पों का समूह उत्पन्न होता है, इसे पुष्पक्रम कहते हैं। बहुत सारे फूल एक जगह कली और फूल आते हैं, उसे पुष्पक्रम कहते हैं। इसमें बहुत सारे पुष्पक्रम होते हैं पौधे में और यह ऊपर की ओर बढ़ता है। शाखाएं पार्श्व से निकलती, पार्श्व मतलब साइड से। और सरसों के पुष्पक्रम के ऊपर की ओर नए और छोटे पुष्प तथा नीचे की ओर पुराने और बड़े पुष्प होते हैं। और पुष्पों के इस प्रकार के क्रम को अग्राभिसारी क्रम कहा जाता है। ये पूर्ण हो गया। अब इसका आगे का भाग अगला बनाएं।